कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। हो सकता है, मगर ये ब्राजीलियन लेखक द्वारा लिखे गए एक फेमस उपन्यास से ली गई है। जानना चाहेंगे किससे? नमस्कार दोस्तों, books.com लिट ज्ञान में आपका फिर से स्वागत है। मैं सुभाषनी और मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आज की पुस्तक जो है इसकी बहुत प्रशंसा की गई है और आलोचना भी। द अल्केमिस्ट एक ऐसी किताब है जिसे लगभग हर पुस्तक प्रेमी ने पढ़ा होगा, इसकी समीक्षा की होगी और इसे रेकमेंड भी किया होगा। बेशक ये उन पुस्तकों में से एक है जिसे मैंने अपनी रीडिंग जर्नी की शुरुआत में पढ़ी थी। यदि आप इसके लेखक के बारे में कुछ अधिक जानना चाहते हैं या इस किताब के बारे में कुछ रोचक बातें जानना चाहते हैं तो हमने आपके लिए एक अलग वीडियो बनाई है, आप उसे भी देख सकते हैं। अब चलिए जल्दी से सारांश पे आते हैं। ये कहानी सैंटियागो की यात्रा से शुरू होती है, यूं कहे तो उसे फॉलो करती है, जो एंडालुसिया का एक युवा चरवाहा है। शुरुआत में हम देखते हैं कि सैंटियागो एक आवर्ती सपने से त्रस्त है और ये सपना इजिप्ट के पिरामिडों में छिपे खजाने के बारे में है जो उसे बार बार परेशान कर रहे हैं। वह अपने काम की प्रकृति पर विचार करता है, वह अपने जानवरों के बहुत करीब है और प्रत्येक को उसके नाम से बुलाता है। उसका पूरा दिन उनके चारों ओर घूमने और उनके साथ बातचीत करने में ही निकल जाता है। हाल ही में सैंटियागो एक लड़की के बारे में जिक्र करता है जिसे वह 1 साल पहले मिला था। वह उससे गांव में मिला था। वास्तव में पूरे साल वह इस लड़की के बारे में ही सोचता रहता है। वह एक व्यापारी की लड़की है जिसे वह एक दुकान पर ऊन पहुंचाने के दौरान मिला था। दुकान का मालिक सैंटियागो से ऊन खरीदता है और उसे 1 साल बाद लौटने के लिए प्रोत्साहित भी करता है। इसीलिए सैंटियागो अब उस गांव की ओर चल पड़ा है जहां वह पहली बार उससे मिला था। सैंटियागो देखता है कि उसका चरवाहा जीवन उसे काफी स्वतंत्रता प्रदान करता है। वह अपनी भेड़ों को मार्ग का नेतृत्व करने देता है और अंत में उसे एक नया रास्ता मिलता है। हालांकि उसे एहसास होता है कि ये एक वास्तविक खोज नहीं है। उसने एक बार दुनिया की यात्रा करने का सपना देखा था। वह मानता है कि जो चीज आपके पास नहीं है उसके बारे में सपने देखना ही जीवन को दिलचस्प बनाता है और शायद यही कारण है कि वह इस लड़की के बारे में बार बार सोच रहा है और उससे फिर से मिलने का सपना देख रहा है। सैंटियागो तारीफा पहुंचता है। ये उस गांव से पहले का आखिरी पड़ाव है जहां उसकी ड्रीम गर्ल रहती है। यहाँ वह एक बूढ़ी जिप्सी महिला से मिलने जाता है। इस महिला का दावा है कि वह सपनों की व्याख्या कर सकती है। सैंटियागो उसे अपने आवर्ती सपने के बारे में बताता है जहां एक बच्चा उसे किसी खजाने का स्थान दिखाता है। हालांकि जब तक उसे पता चलता है कि वो खजाना कहाँ है, ठीक उसी समय पर सैंटियागो जाग जाता। जिप्सी महिला सैंटियागो को बताती है कि ये खजाना वैध है या उचित है। उसे वो समझाती है कि सपने दुनिया की आत्मा द्वारा लोगों के साथ संवाद करने के लिए उपयोग की जाने वाली भाषा है। जब सैंटियागो को वो खजाने मिल जाएं, भुगतान के रूप में महिला खजाने का 10वां हिस्सा स्वीकार करने के लिए सहमत हो जाती है। उसके घर से निकलकर सैंटियागो एक किताब पढ़ने के लिए प्लाजा में जा बैठता है। एक बूढ़ा आदमी उसके पास आता है और कहता है कि उसने वो किताब पहले से ही पढ़ रखी है। वह आदमी खुद को सालेम का राजा मेल्कीजेदेक बताता है। वह सैंटियागो को ज्ञान प्रदान करता है और वो ये है कि दुनिया का मानना है कि भाग्य लोगों को अपने व्यक्तिगत किंवदंती प्राप्त करने से रोकता है। व्यक्तिगत किंवदंतियां और कुछ नहीं बल्कि हमारे सपने हैं जिन्हें लोग अपने पूरे जीवन में हासिल करना चाहते हैं। जैसे कि जिप्सी महिला ने कहा, मेल्कीजेदेक बताते हैं कि व्यक्तिगत किंवदंतियां दुनिया की आत्मा से आती हैं। हालांकि डर और दिनचर्या हमारे सपनों को अस्पष्ट कर देते हैं। वह सैंटियागो को समझाता है कि वह केवल उन लोगों को दिखाई देता है जो अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। और वो आगे कहता है कि वह सैंटियागो को उसके सपने में दिखने वाले खजाने के बारे में बताएगा यदि उसे वह अपने भेड़ों का 10वां हिस्सा देने के लिए सहमत हो जाए तो। विचार विमर्श के बाद सैंटियागो को समझ आता है कि उसकी भेड़ें और वो व्यापारी की बेटी उसके खजाने के रास्ते पर केवल एक कदम थे। वह तुरंत अपने झुंड को बेचने का फैसला करता है और मेल्कीजेदेक को मुफ्त में 6 भेड़ें भी देता है। अब मेल्कीजेदेक सैंटियागो को हमेशा शगुन का पालन करने के लिए कहता है और उसे 2 पत्थर देता है, एक काला पत्थर
जिसे उरिम कहते हैं, जिसका अर्थ है हाँ। दूसरा सफेद पत्थर, जिसे तुमिम कहते हैं, जिसका अर्थ है नहीं। यदि कभी उसे शगुन समझने में संघर्ष का सामना करना पड़े तो ये पत्थर उसकी मदद करेंगे। अपने झुंड बेचने के बाद जो पैसे मिलते हैं उससे सैंटियागो तारीफा से अफ्रीका जाने के लिए एक टिकट खरीदता है और खजाने की खोज के लिए रवाना हो जाता है। टैंजियर्स पहुंचने पर सैंटियागो को पता चलता है कि उसकी व्यक्तिगत किंवदंती प्राप्त करना उसकी कल्पना से कहीं अधिक जटिल होगा। पहले तो वो अरबी नहीं बोल सकता। मधुशाला में अकेले बैठे हुए सैंटियागो के पास एक युवक आता है। वो स्पेनिश में उससे कहता है कि मिस्र के पिरामिडों जहाँ खजाना निहित है वहां तक उसे जाने में वह उसकी मदद करेगा। हालांकि वह उसका सारा पैसा लूट लेता है और उसे बेसहारा छोड़ देता है। सैंटियागो अब निराश होकर रोने लगता है। वह पत्थरों से पूछता है कि क्या मेल्कीज़ेदेक का आशीर्वाद अभी भी उसके साथ है। इसका जवाब उसे हाँ में मिलता है। इसीलिए सैंटियागो अपने सपनों की ओर अपनी यात्रा जारी रखता है। अवसरों की तलाश में सैंटियागो सड़कों पर भटकते हुए आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे एक क्रिस्टल की दुकान पर जा पहुंचता है। सामने की खिड़की को वह साफ करने लगता है और उसे देख दुकान मालिक उसे नौकरी दे देता है। मालिक सैंटियागो को पर्याप्त भुगतान देने के लिए तैयार है, जिससे वह भेड़ों का एक नया झुंड खरीदने के लिए बचा सके और घर वापस जा सके। सैंटियागो नौकरी स्वीकार कर लेता है। वह डटा रहता है और दृढ़ता और कड़ी मेहनत का मूल्य सीखता है। घर वापस जाने के लिए पर्याप्त धन इकट्ठा करने के बाद सैंटियागो क्रिस्टल शॉप के मालिक से बातचीत करने जाता है। वह उससे आशीर्वाद मांगता है। हालांकि मालिक उसे अपना आशीर्वाद देता है, साथ ही वह उसे ये भी बताता है कि वह अच्छी तरह जानता है कि सैंटियागो स्पेन नहीं लौटेगा। वह कहता है कि सैंटियागो अपने सपने का पीछा करना जारी रखेगा। सैंटियागो स्वीकार करता है कि वह अब घर से बहुत दूर निकल चुका है और मिस्र के पिरामिडों और खजाने के बहुत करीब है। वह एक मौका लेना चाहता है और खजाने की खोज के लिए रेगिस्तान में एक कारवां में रहना शुरू करता है। यहाँ रहते हुए वह एक अंग्रेज से मिलता है जो अपनी निजी किंवदंती की तलाश में है। राजा ने इस आदमी को भी उरिम और तुमिम दिए हैं। सैंटियागो समझने लगता है कि उसने जिन घटनाओं की श्रृंखला का अनुभव किया वह सभी उसे उसके सपने के करीब मार्गदर्शित कर रहे थे। यहाँ तक कि लूटा जाना भी खजाने की खोज की दिशा में उसकी यात्रा का हिस्सा था। रेगिस्तान में यात्रा करते समय अंग्रेज सैंटियागो से दुनिया की आत्मा के बारे में बात करता है। वह इसे ऐसे सिद्धांत के रूप में वर्णित करता है कि जो सभी चीजों को नियंत्रित करता है। अगर हमारे पास अंतर्ज्ञान है या वास्तव में कुछ चाहते हैं तो हम दुनिया की आत्मा में डूब जाते हैं। सैंटियागो अंग्रेज की रस विद्या की कुछ किताबें पढ़ने लगता है। उसे पता चलता है कि लगभग सभी प्रसिद्ध कीमियागरों ने अपने व्यक्तिगत किंवदंतियों को साकार करने के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। हालांकि सैंटियागो पुरानी किताबों के बजाय रोजमर्रा की जिंदगी के माध्यम से दुनिया के शगुन पढ़ना चाहता है। कारवां अंत में नकलिस्तान तक पहुंचता है, जहां एक कीमियागर उसके आने की प्रतीक्षा कर रहा होता है। यह कीमियागर रेगिस्तान के शगुनों को पढ़कर यह जान लेता है कि कारवां में कोई उसे ढूंढ रहा है और वह उन्हें ढूंढ लेता है। इस समय रेगिस्तान की जनजातियों के बीच युद्ध चल रहा होता है। इस युद्ध की वजह से इस समय रेगिस्तान को पार करना बहुत खतरनाक हो सकता है। इसीलिए कारवां को अनिश्चित काल तक नकलिस्तान में रहना ही उचित समझा जाता है। इस बीच सैंटियागो फातिमा नाम की एक खूबसूरत लड़की से कुएं के पास मिलता है और उसके प्यार में पड़ जाता है। वह सीखता है कि प्यार में होने से आपको दुनिया की आत्मा की भाषा सुनने में मदद मिलती है। वह हर दिन कुएं पर फातिमा से मिलने लगता है। वह उसे अपनी कहानी और अपनी यात्रा के दौरान सीखी गई हर चीज के बारे में बताता है। वह फातिमा से इतना प्यार करता है कि वह उससे शादी करना चाहता है और वो उसे जाहिर भी करता है। वह अपनी खोज को छोड़ने के बारे में भी सोचने लगता है ताकि वह उसके साथ रह सके। फातिमा सैंटियागो से कहती है कि वह समझती है कि उसे अपने जीवन के लक्ष्यों को साकार करने के लिए खजाने की खोज जरूर करना चाहिए। नकलिस्तान की बाहरी इलाके में अकेले इस पर विचार करते समय सैंटियागो को एक हमलावर सेना का दृश्य बिनाई रूप में नजर आता है।
सैंटियागो नखलिस्तान के प्रमुखों से इस बारे में बात करने का संकल्प करता है। जब वह उन्हें बताता है तो वे सतर्क हो जाते हैं और युद्ध की तैयारी करने का फैसला करते हैं। प्रमुख सैंटियागो के साथ एक सौदा करते हैं। यदि शत्रु आते हैं तो वह उसे हर 10 दुश्मनों के मारे जाने पर एक सोने का टुकड़ा देंगे और अगर सैंटियागो की दृष्टि गलत हुई तो उसे मार दिया जाएगा। अगले दिन नखलिस्तान के लोग सभी घुसपैठियों को मार देते हैं। इसके बाद ओयासिस के प्रमुख सैंटियागो को सोने के 50 टुकड़े देकर उसे ओयासिस का काउंसलर बनने को कहते हैं, मगर वह इसके बजाय फातिमा को और काउंसलर बनने का अवसर दोनों छोड़ने का कठिन निर्णय लेता है। वह कीमियागर के साथ अपने व्यक्तिगत किंवदंती को आगे बढ़ाने का विकल्प चुनता है। कीमियागर सैंटियागो को अपने दिल की बात सुनने की सलाह देता है। खजाने के पास पहुंचते पहुंचते वे खतरनाक जगहों से यात्रा करते हैं। सैंटियागो का दिल उत्तेजित हो जाता है। वह दुनिया की आत्मा से दूसरों के बारे में सुनता है जो अपने भाग्य को खोजने में विफल रहे। वह डर जाता है और फातिमा के पास लौटना चाहता है। हालांकि वह इन चिंताओं के साथ शांति से रहना भी सीख जाता है। एक कॉप्टिक मठ में कीमियागर से विदा लेने के बाद सैंटियागो अपनी यात्रा जारी रखता है और पिरामिड तक पहुंचता है जहां खजाना स्थित है। उसे एहसास होता है कि जीवन में असली खजाना वहां पड़े सोने या गहने में नहीं, बल्कि वो ये ज्ञान है जो उसे पिरामिड तक पहुंचने के रास्ते में प्राप्त किया और फातिमा के लिए उसका प्यार है। सैंटियागो इसी क्षण खुशी खुशी घर वापस चलने के लिए तैयार है, मगर अचानक उसे याद आता है कि कीमियागर ने उसे अपने दिल की सुनने के लिए कहा था। उसका दिल अब उसे उस जगह पर खुदाई शुरू करने के लिए कहता है जहां एक स्कराब बीटल है। जैसे ही वह खुदाई कर रहा होता है, कुछ लोग उसके पास आते हैं और उसे बुरी तरह से पीटते हैं। क्या इसके बाद सैंटियागो जीवित रहता है? क्या उसने अभी भी अपने दिल की बात सुनी या खजाना पाए बिना वापस चला गया? क्या उसने फातिमा से शादी की? जब आप द अल्केमिस्ट पढ़ेंगे तो आपको इन सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे किरदारों की। पुस्तक का प्रत्येक चरित्र अद्वितीय है क्योंकि प्रत्येक ने मुख्य चरित्र सैंटियागो को अपने अनूठे तरीके से मदद की है। जिप्सी महिला ने सैंटियागो को सपने देखने के लिए और उसकी संभावनाएं क्या थी समझाया। बूढ़े राजा ने उसे शगुन के बारे में सिखाया और उसे शगुन पढ़ने के लिए काले और सफेद पत्थरों की एक जोड़ी भी दी। अंग्रेज इस युवा चरवाहे को वह खुद क्या शोध कर रहा था का परिचय देता है। कीमियागर युवा लड़के को शगुन पढ़ने और उसके भविष्य के बारे में अधिक जानकारी देता है। पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक है अपने सपनों का पालन करने का महत्व और जीवन में अपने उद्देश्य को खोजने का। सैंटियागो की यात्रा उस यात्रा का एक रूपक है जिसे हम सभी अपने व्यक्तिगत किंवदंती की खोज के लिए लेते हैं। यह पुस्तक दृढ़ता की शक्ति सिखाता है। हमारे सपनों की खोज में दृढ़ता महत्वपूर्ण है। कई बाधाओं के बावजूद अपने खजाने खोजने के लिए सैंटियागो का अटूट दृढ़ संकल्प दर्शाता है कि दृढ़ता सफलता की कुंजी है। अपनी यात्रा के दौरान सैंटियागो ब्रह्मांड से शगुन या संकेतों को पहचानना और उसका पालन करना सीखता है। उसके अनुभवों के माध्यम से हम सीखते हैं कि ब्रह्मांड हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमारी मदद करने की साजिश करता है यदि हमारे पास उन्हें आगे बढ़ाने का साहस हो तो। फिर प्यार उसकी यात्रा में एक केंद्रीय विषय है। फातिमा के लिए उसका प्यार और उसकी यात्रा के दौरान उसे जो प्यार मिलता है वह उसे सिखाता है कि प्यार एक शक्तिशाली ताकत है जो हमें हमारे लक्ष्यों की ओर प्रेरित और मार्गदर्शन कर सकती है। एक अन्य प्रमुख विषय है वर्तमान क्षण की शक्ति। सैंटियागो सीखता है कि अतीत और भविष्य भ्रम है और हमारे पास केवल वर्तमान समय है, जबकि सपनों का और लक्ष्य का होना आवश्यक है। वर्तमान की सराहना करना और उसका अधिकतम लाभ उठाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करके हम एक अधिक संतोषप्रद जीवन जी सकते हैं और अफसोस या चिंता से विचलित होने से बच सकते हैं। पुस्तक सादगी की सुंदरता और मूल्य पर भी प्रकाश डालती है। सैंटियागो एक साधारण चरवाहे के रूप में अपना जीवन शुरू करता है और यहाँ तक कि जब वह अपना भव्य खोज शुरू करता है तो वह सीखता है कि सबसे गहन सत्य अक्सर सरल होते हैं और सच्चा धन भीतर से आता है। द अल्केमिस्ट दुनिया भर में इतना लोकप्रिय क्यों है?
या यूं कहें, इसमें ऐसा क्या है जो इसे ऑल टाइम बेस्टसेलर बनाता है। वास्तव में शुरू में ये एक धीमा विक्रेता था, लेकिन अब ये जीवित लेखक पोलो कोएल्हो द्वारा लिखित सबसे अधिक अनुवादित पुस्तक बन गई है। कथा एक कल्पित कहानी की तरह सामने आती है जो प्रतीकात्मकता, सिंबलिज्म और अलंकारिक तत्वों, एलिगोरिकल एलिमेंट से भरी है, जो पाठकों को जीवन के गहरे अर्थों पर विचार करने के लिए आमंत्रित करती है। कोएल्हो की लेखन शैली सरल लेकिन गहन है, जिससे पाठकों को आसानी से सैंटियागो की खोज में खुद को तल्लीन करने की अनुमति मिलती है। वह जादू और आश्चर्य की भावना पैदा करने के लिए सजीव चित्र का उपयोग करते हैं। आलोचकों के अनुसार इस व्यापक अपील का कारण इसके सार्वभौमिक विषयों और प्रतीकात्मक कहानी कहने की कला कहा जा सकता है। उपन्यास नियति, व्यक्तिगत किंवदंतियों और सपनों की खोज जैसे विषयों की जांच करता है जो कई लोगों के साथ प्रतिध्वनित रेजोनेट होते हैं। कोएल्हो की लेखन शैली इतनी सुलभ है जिससे एक विस्तृत श्रृंखला के पाठकों को कहानी से जुड़ना आसान हो जाता है। उपन्यास में दर्शन और आध्यात्मिकता के तत्वों को भी शामिल किया गया है, जो उन्हें कहानी के साथ मूल रूप से मिश्रित करता है। ये कहानी में गहराई बढ़ाता है, जिससे पाठक जीवन के बड़े सवालों पर विचार करते हैं। कोएल्हो की कहानी सहजता से संस्कृतियों के बीच के फासलों को कम करती है, जिससे हमें हमारे सहभागी मानवता और हम सभी की आम आकांक्षाओं की याद दिलाती है। पुस्तक प्रतीकात्मकता और रूपक से भरी है, जो इसकी गहराई और अर्थ को बढ़ाती है। ये पाठकों को अपने स्वयं के सपनों और इच्छाओं को विचार करने के लिए आमंत्रित करता है, उनसे सामाजिक अपेक्षाओं पर सवाल उठाने और अपने वास्तविक उद्देश्य को गले लगाने का आग्रह करता है। कोएल्हो की गहन शिक्षाओं में प्रेरणा की चिंगारी प्रज्वलित करने और पाठकों में आशा की भावना पैदा करने की क्षमता है। यह कालातीत कृति हमें याद दिलाती है कि सबसे बड़ा खजाना अक्सर हमारे भीतर पाया जाता है और यह यात्रा अपने आप में गंतव्य जितनी ही महत्वपूर्ण है। संक्षेप में, द अल्केमिस्ट एक फूट डालने वाली किताब है। इसकी ताकत इसके प्रेरणादायक और दार्शनिक संदेशों के साथ साथ व्यापक दर्शकों तक उसकी पहुंच में निहित है। हालांकि ये अधिक जटिल कहानी और चरित्र विकास की तलाश करने वाले पाठकों को संतुष्ट नहीं कर सकती। जबकि कोएल्हो की लेखन शैली की सादगी कुछ के लिए एक ताकत है, तो दूसरों को इसमें गहराई और साहित्यिक जटिलता की कमी नजर आती है। आलोचकों का तर्क है कि उपन्यास घिसे पिटे कथानक उपकरणों और पूर्वानुमानित ट्विस्ट पर निर्भर करता है, जिससे यह फार्मूलाबद्ध महसूस कराता है। कुछ ने नोट किया कि उपन्यास सपनों का पीछा करने के बारे में अपने संदेश में अत्यधिक उपदेशात्मक लगता है। आवर्ती वाक्यांश व्यक्तिगत किंवदंती का इतना दोहराव है कि यह पढ़ते समय परेशान करता है। चरित्र चित्रण के बारे में बात करें तो खासकर नायक सैंटियागो की अक्सर इसमें जटिलता की कमी होने और वन डायमेंशनल होने की आलोचना की जाती है। कुछ लोगों को इन पात्रों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ना चुनौतीपूर्ण लगता है। इतना ही नहीं, उपन्यास में गैर पश्चिमी संस्कृतियों के चित्रण के बारे में भी चिंता जताई गई है, विशेष रूप से उन्हें विदेशी या सरल बनाने के संदर्भ में। अंततः यदि कोई पुस्तक की सराहना करता है या नहीं, यह व्यक्तिगत पसंद पर निर्भर करता है और एक उपन्यास में वो क्या चाहता है पर निर्भर करता है। कुछ पाठकों को यह जीवन बदलने वाला उत्थान कार्य लगता है, जबकि अन्य को इसमें गहराई और साहित्यिक जटिलता की कमी नजर आती है। अब आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको द अल्केमिस्ट पसंद आई कि नहीं। यदि आप इसे स्पॉटिफाई या एप्पल पर सुन रहे हैं तो कृपया हमारे शो को रेट और रिव्यू करें। इससे हमें आप जैसे और प्यारे लोगों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। और यदि आपने अब तक हमें फॉलो नहीं किया है तो कृपया तुरंत करें। आप मुझे books.com/subhashini@gmail.com पर भी लिख सकते हैं। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं books.com की अगली कड़ी में। तब तक सायोनारा।